नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 14वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो गुप्तकालीन भारत के बारे में जानेंगे। तो आज का ये जो क्लास है ना वो आप लोगों का थ्योरी क्लास रहने वाला है। उससे पहले आप लोगों का जो 13वां क्लास था उसमें मौर्योत्तरकालीन ना जो भारत थे उसका भी थ्योरी पढ़ाया था। और आज का 14वां क्लास में ना गुप्तकालीन भारत के बारे में जानेंगे, वो भी थ्योरी रहेगा। ठीक है, तो एक दो क्लास आप लोगों का थ्योरी लेने के बाद ना एक साथ आप लोगों का इसका जो एमसीक्यू सीरीज है, मतलब जो क्वेश्चन है उसे आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है, ताकि आप लोगों को ना एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले रिविज़न करते हुए बन जाए। तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए जानेंगे। ठीक है, और जो जो चीज़ नोट करने के लिए बोलूँगा विशेष तौर पे आप लोग नोट करिएगा। पूरी चीज़ आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए रटना नहीं है, जो जो पढ़ने के लिए बोलूँगा उसे खास तौर से आप लोग नोट रखते हुए चलिएगा, ताकि हम लोगों का अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, आज का टॉपिक देखना चाहो ना तो देखो, गुप्तकालीन भारत के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में ध्यान से पढ़िए। कुषाणों के सामंत गुप्त थे जिन्होंने अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस काल को गुप्त काल कहा जाता है। गुप्त काल में राजनीतिक एकता के साथ साथ विज्ञान, कला और सांस्कृतिक साहित्य का भी विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल को ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करके रखना है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए उसके बाद ना राजधानी के बारे में जानते हैं कि गुप्तकालीन राजधानी क्या था। तो पाटलिपुत्र था। क्या? तो गुप्तकालीन जो राजधानी था वो पाटलिपुत्र था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त था। कौन? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। आप लोगों को नोट करके रखना है इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके अलावा जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त काल के राजा हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और गुप्त काल के संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए उसके बाद ना विशेष के बारे में जानते हैं, इस साम्राज्य के बारे में। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश। तो आप लोगों को ना दो तीन जो सवाल है उसे नोट करके रखना है। भारत में सबसे पहला स्वर्ण सिक्का चलाने वाला राजवंश कौन सा था? तो इंडो बैक्ट्रियन था। कौन? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला जो राजवंश था वो इंडो बैक्ट्रियन वंश था, यह आप लोगों को नोट करना है। उसके अलावा दूसरा प्रश्न आप लोगों का ये बनेगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन से वंश था? सर्वाधिक सोने के सिक्के बोला है जी, तो आप लोगों को याद रखना है गुप्त वंश होगा ये वाला जो रहेगा वो, तो नोट करके रखना है, इसको भी इम्पोर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, उन्होंने भूमिदान परंपरा का विस्तार किया। तो इसको भी नोट करना है, भूमिदान परंपरा का विस्तार किसने किया? तो गुप्त काल से ना भूमिदान दिया जाने की परंपरा रहा है। और भूमिदान किसको दिया जाता था? तो ब्राह्मणों को दिया जाता था सबसे पहले, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, सबसे अधिक ग्राम अनुदान। तो ग्राम को भी ना अनुदान के रूप में दे दिया जाता था। जो राजा महाराजा थे ना तो वो दान दे दिया करते थे। ये जो ग्राम है उसे आप लोग ना अपने पास रख लो। तो ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा इस प्रकार की जो ग्राम वगैरह है ना वो दान में दे दिया करते थे, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, तो
खास तौर से आप लोगों को 2-3 चीज़ें याद रखना है। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला जो वंश है वो गुप्त वंश है, नोट करके रखना है। भूमिदान की जो परंपरा है वो गुप्त वंश से ही स्टार्ट हुआ, ये नोट करके रखना है। सबसे अधिक ग्राम अनुदान करने की जो परंपरा है, जो अनुदान किया था वो भी गुप्त वंश ने किया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना। और गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में भी आप लोगों को नोट करना है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को गुप्त काल में नोट करके रखना है। उसके बाद ना गुप्त काल में जो अलग अलग शासक आए, मतलब जो शासन किया, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त था और उनका जो शासन काल था वो 240 से 280 ईस्वी था, मतलब 40 वर्ष उन्होंने शासन किया। सबसे पहले पढ़िए श्रीगुप्त के बारे में। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक एवं प्रथम शासक कौन था, तो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट को पढ़िए। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं रुद्रसेन की पत्नी को पुनः अभिलेख में इसे आदिराज के रूप में उद्धृत किया गया है, मतलब माना गया है। आदिराज किसे बोला गया है, तो प्रभावती गुप्त को आदिराज बोला जाता है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है, आदिराज डैश प्रभावती गुप्त, बस इतना लिख लेना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, श्रीगुप्त के बाद ना उसका जो अगला पीढ़ी आया, मतलब उसका जो उत्तराधिकारी आया वो समुद्रगुप्त था। तो चलिए इसके बाद ना समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो। समुद्रगुप्त का शासनकाल कितना था, तो 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक की था। उपाधि कौन सा धारण किया था, भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने लिच्छवी दैहिक बोला था, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें एक चीज़ नोट करके रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अगर 12th में अगर कि लिए होंगे ना तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत को जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, नोट करके रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। दरबारी कवि, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था, तो हरिसेन था। और हरिसेन की एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अभिलेख था, प्रसिद्ध जो लेख था वो कौन सा था उसका रचना, तो प्रयाग प्रशस्ति था। क्या, तो हरिसेन की एक सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो प्रयाग प्रशस्ति था। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया। तो किससे ये मालूम होता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय में 12 राजाओं को पराजित किया, तो प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख से जानकारी मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है और नोट करके भी रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। समुद्रगुप्त ने वीणा वादक तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलाए, वैष्णव धर्म का समर्थक था। तो समुद्रगुप्त किस धर्म का समर्थक था, तो वैष्णव धर्म का समर्थक था। समुद्रगुप्त ने क्या विशेष किया, तो उन्होंने वीणा वादक मतलब सरस्वती मैया जो है ना उसका तथा गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के चलाए, ठीक है। तो वीणा वादक और गरुड़ चिन्ह, तो दोनों प्रकार की जो सिक्के हैं ना वो चलाए छुपा करके, ठीक है। टकसाल पद्धति बोला जाता था ना उसे, तो वो चलाए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखो समुद्रगुप्त के बाद कौन आएगा, उसका जो वंश है वो, मतलब उसके बाद जो उत्तराधिकारी है वो कौन आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या है, तो 380 से 415 हो जाएगा। तो आप लोगों को ना इसका जो सन है उसे रटने की आवश्यकता नहीं है, इसकी जो प्रमुख प्रमुख उपलब्धि है ना केवल आप लोगों को उसको पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। सबसे पहले यात्री, तो देखो जो फेमस यात्री आया था फाहियान, आप लोगों को पता है ना। और ये फाहियान की रचना आप लोगों को पता होगा ना, फोक वो की, क्या, फा से फाहियान और फा से फोक वो की। तो ये जो फोक वो की जो है ना वो फाहियान की प्रमुख रचनाएं पूछा जाता है। और फाहियान कब आया था, तो 399 से 414 तक की ना चीनी यात्री था जो भारत में आया था, लगभग 15 वर्ष के आसपास रहा है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और उपाधि, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या क्या उपाधि था, तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, शकारी का भी उपाधि धारण किया था, गराड़ी का भी धारण किया था, देवगुप्त बोला जाता था, देवराज बोला जाता था, परम भागवत भी बोला जाता था। तो आप लोगों को ये 3 नाम खास तौर से याद रखना है। सबसे पहला चंद्रगुप्त द्वितीय लिख लेना, उसके बाद उपाधि करके लिख लेना। और उपाधि में आप लोगों को याद रखना है विक्रमादित्य, शकारी, और उसके अलावा आप लोगों को
याद रखना है, परम भागवत, इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों में से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद स्थापत्य क्या क्या किया, मतलब स्थापत्य कला में क्या किया, चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो, तो पढ़िए ध्यान से। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय का उल्लेख दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ से उल्लेखित है। तो आप लोगों को ये महरौली स्तंभ लेख को याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विजय का उल्लेख है वो महरौली स्तंभ से उनकी जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। इसी के शासनकाल में उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नॉलेज के लिए। आप लोग उज्जैन कभी गए होंगे ना, या उज्जैन का नाम भी सुने होंगे, तो उज्जैन से आप लोगों को क्या याद होगा, महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, कालों के काल महाकाल भगवान जो शिव जी है उसके बारे में। तो देखो किसने उसका निर्माण करवाया था, किसने उसका स्थापना करवाया था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। कब, तो 380 से लेकर के 415 ईस्वी के बीच ये ना जो महाकालेश्वर मंदिर है उसका निर्माण हुआ है, जो आज भव्य है एकदम ही। हर कोई जाना पसंद करते हैं, एटलीस्ट एक बार अपने जीवन में चले जाए, वहाँ दर्शन कर ले महाकालेश्वर की। हम लोग बोलते हैं ना, अक्सर आप लोगों ने इंस्टाग्राम के रील पर भी देखे होंगे महाकालेश्वर मंदिर का, जब वहाँ का पूजा पाठ होता है तो किस प्रकार से भभूत से पूरा पूजा पाठ किया जाता है, कई पंडितों द्वारा जो मंत्र उच्चारण करके किया जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा एटलीस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर गए नहीं होंगे तो आप लोगों को ना वर्तमान में जो जो है ना उसको कनेक्ट करके पढ़ना है। कैसे, तो महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बना था। कब बना था, तो 380 से 415 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। आप लोगों को ऐसे कनेक्ट करके याद रखना है। ठीक है, रटना आप लोगों को नहीं है, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि रटोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे से अटैच करके पढ़ो, समझ करके पढ़ो ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए इसके बाद ना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ना जो 9 रत्न थे इसके बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, रत्न के दिया है और क्षेत्र करके दिया है और कीर्ति दिया है। तो 9 रत्न में से जो अलग अलग आप लोगों को जो याद रखना है, केवल इंपॉर्टेंट जो है उसको दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना कि जिस प्रकार से अकबर के 9 रत्न थे, ठीक उसी प्रकार से ना ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके भी 9 रत्न थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला रत्न करके दिया है, देखो कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासन काल में ना वो कालिदास था, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके 9 रत्नों में से एक रत्न था। और आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ ना कालिदास के बारे में, तो आप लोग अगर कि उसका कहानी सुने होंगे ना, तो बचपन में कालिदास जो थे ना वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म के थे। कैसे, तो वो क्या करते थे, जिस पेड़ की डाली पर बैठा था ना उसी पेड़ की डाली को वो काट देते थे, तो वो जो डाली है ना उसी के साथ वो खुद गिर गए थे कई बार। तो इस प्रकार की जो कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा, उसका जो कहानी है बचपन का वो प्रचलित था, लेकिन बाद में ना वो एक भव्य कवि के रूप में, भव्य विद्वान के रूप में क्या हुआ, उभरा, और उन्होंने बहुत सारी कीर्तियाँ की, रचनाएं रची। तो कालिदास की सबसे पहला देखो साहित्यकार बने बहुत बड़े, जो क्षेत्र में है वो अलग अलग। सबसे पहले देखो साहित्यकार, तो कालिदास जो है ना वो बहुत बड़ा एक साहित्यकार बना, और उसकी कीर्ति क्या था, सबसे बड़ा अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। क्या, तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत की रचना किया। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, सिर्फ कालिदास लिख लो, उसके बाद क्या कीर्ति करके ना अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत लिख लेना। उसके बाद दूसरा होगा वो वराहमिहिर, और वराहमिहिर का जो क्षेत्र था वो ज्योतिष विज्ञान का था, और उन्होंने बृहद संहिता लिखा हुआ था। उसके अलावा धन्वंतरी, धन्वंतरी जो था ना वो चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित था, और वो आयुर्वेद चिकित्सा की पुस्तक लिखा था। क्या, तो आयुर्वेद जो है ना वो चिकित्सा की पुस्तक लिखे थे। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि आजकल वर्तमान में धन्वंतरी मेडिकल खुला हुआ है ना, तो इसी के नाम से खुला था, ये चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा अमरसिंह, तो अमरसिंह जो थे ना वो शब्दकोश के परम ज्ञानी थे, और इसने क्या लिखा, तो अमरकोश लिखा था। तो ये आप लोगों को क्या करना है, एक बार याद रखना है पढ़ करके आप लोगों को। चलिए उसके बाद ना चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो कुमारगुप्त होगा, जिसका शासनकाल होगा वो 415 से लेकर के 454 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहेगा। उपाधि कौन सा धारण किया था कुमारगुप्त ने, तो उपाधि में ना महेंद्रदित्य का उपाधि धारण किया था। तो ये आप लोगों को नोट करके रख लेना है। संस्थापक करके दिया है, उसको पढ़िए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करके रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। और कब किया था? तो 415 से 454 ईस्वी के मध्य में किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। आप लोगों को पता होगा ना कि भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और इसीलिए भारत को क्या कहते थे? भारत को विश्व गुरु कहा जाता था ना जी पहले। चलिए, इसके बाद ना इसके शासनकाल में हुणों के द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया। तो हुणों का प्रथम बार आक्रमण किसके शासन में काल में किया गया? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में किया गया। देखो, जितने भी राजा हैं ना, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें केवल उसी को लाया हूँ और उसी को दिया गया है इसमें, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्कंदगुप्त के बारे में जानते हैं। कुमारगुप्त के बाद जो उसका उत्तराधिकारी आएगा वो स्कंदगुप्त आएगा। और इसका जो शासनकाल है 455 से 467 ईस्वी के बीच ना इनका शासनकाल रहा। चलिए, फर्स्ट को इसके बारे में ध्यान से पढ़िए। हुणों को पराजित कर भारत से निष्कासित किया। तो देखो, कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ पहली बार, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त रहा ना, तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर दिया और भारत से निष्कासित कर दिया, मतलब भगा दिया। नेक्स्ट को पढ़िए। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया एवं झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण इसी के काल में हुआ। तो आप लोगों को ये नोट करके रखना है, गिरनार पर्वत में जो सुदर्शन झील है जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। आप लोगों को बताया था ना शुरुआती क्लास में। और इसका जीर्णोद्धार मतलब पुनरुद्धार किसने करवाया? तो वो करवाया वो स्कंदगुप्त ने करवाया। तो ये आप लोगों को नोट करना है। उसके बाद ना इसी झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, जो कि स्कंदगुप्त के सेनापति पर्णदत्त ने करवाया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्कंदगुप्त का जो सेनापति पर्णदत्त था उन्होंने ये जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। हुणों का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी गांव अभिलेख में हुआ। तो हुणों का उल्लेख किस में हुआ है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी गांव अभिलेख में हुआ था। तो ये चाहो तो आप लोग नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और चलिए, इसके बाद गुप्तकालीन साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा गया है। तो गुप्त काल को क्या कहा गया है? श्रेष्ठ कवियों का काल कहा गया है। सेकंड को ध्यान से पढ़िए। गुप्तों का क्रमबद्ध इतिहास आर्य मंजूश्री कल्प 700 ईस्वी में मिलता है। तो गुप्त कालों का क्रमबद्ध इतिहास किस में मिलता है? तो आर्य मंजूश्री कल्प में मिलता है। तो चाहो तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो रचना मिलता है वो कालिदास का मिलता है। और कालिदास ने क्या क्या रचना किया तो शॉर्ट में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को ये नोट करके रखना है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख जो इनकी रचना है कालिदास की, इनको देख लो। महाकाव्य, तो महाकाव्य में क्या क्या रचना है? कुमार संभवत था। क्या? तो कुमार संभवम था, ठीक है, जो कार्तिकेय की कहानी है। उसके अलावा रघुवंशम है। उसके अलावा दूसरा खंड काव्य में क्या था? तो मेघदूत था। मेघदूत के बाद क्या आएगा? त्रितु संहार आएगा, ठीक है। तो मेघदूत में क्या क्या वर्णन किया है? तो एक यक्ष की कहानी बताया है। और त्रितु संहार में ग्रीष्म से लेकर के वसंत ऋतु तक का वर्णन किया है। उसके अलावा तीसरा देखो, नाटक। नाटक में क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, विक्रमो वंशम लिखा है, मल्लिकाग्नि मित्रम लिखा है। तो इन तीनों को आप लोगों को नाम को याद रखना है, ठीक है। डिटेल देखोगे ना तो अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी कहानी है? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रणय गाथा की कहानी है। तो डिटेल आप लोगों को एकदम नहीं पढ़ना है, केवल ये याद रख लेना है कि कालिदास की जो प्रमुख रचना है वो अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमो वंशम है, उसके अलावा मल्लिकाग्नि मित्रम है। तो इतने चारी जो रचना है उसको आप लोगों को याद रखना है। और उपरोक्त सभी रचना जो है ना वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, मतलब संस्कृत में है, ये आप लोगों को याद रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम का विलियम जोन्स ने 1789 में अनुवाद किया, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने 1789 को किया। तो चाहो तो इसको आप लोग नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद ना शूद्रक के बारे में जानते हैं। मतलब दूसरा जो रचनाकार है वो शूद्रक है। और शूद्रक ने क्या लिखा? तो मृच्छकटिकम लिखा था। क्या? तो मृच्छकटिकम नामक जो पुस्तक है ना वो लिखा था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना। उसके अलावा विशाख दत्त, तो विशाख दत्त का ना सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो मुद्रा राक्षस नामक बुक है ना वो
लिखा था। उसके अलावा देवी चंद्र गुप्तम भी लिखा है विशाख दत्त ने। तो इन दोनों रचना को आप लोगों को नोट करके रख लेना है। चलिए अब थोड़ा सा और गुप्तकालीन विज्ञान ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको भी। चलिए गुप्तकालीन विज्ञान ग्रंथ के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट किससे संबंधित था? तो खगोलविद था, गणित था और ज्योतिर्विद था। आप लोगों को पता होगा ना आर्यभट्ट के बारे में, जो भारत का महान गणितज्ञ था। क्या क्या रचना किया इन्होंने? पढ़िए। सबसे पहला आर्यभट्टी, दूसरा सूर्य सिद्धांत। इसके अलावा पाई का मान 3.14 बताया है। तो पाई का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो वराहमिहिर है, और वराहमिहिर को खगोलविद कहा जाता था, ठीक है। इनकी जो रचना है वो बृहद संहिता है। उसके अलावा पंच सिद्धांतिका है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है वराहमिहिर के बारे में, जिसकी जो रचना है वो बृहद संहिता है। उसके अलावा पंच सिद्धिका है। चलिए उसके बाद ब्रह्मगुप्त के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मगुप्त की रचना कौन सा है? तो ब्रह्म सिद्ध टीका है। इसकी जो रचना है वो न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। कौन दिया था? तो ब्रह्मगुप्त। हमारे इतिहास में ना बहुत से ऐसे रचनाकार भरे पड़े हैं जी, जो वैज्ञानिक है वो, जो पहले से ही ना बहुत सारे अंतरिक्ष में कितने जो ग्रह हैं उसके बारे में पता था, सूर्य के बारे में पता था, पृथ्वी के बारे में पता था। ना कोई टेक्नोलॉजी है, फिर भी उनको इतनी सारी जो नॉलेज है वो था हमारे जो पहले के वैज्ञानिक हैं उनको। चलिए उसके बाद भास्कराचार्य को देखो, गणितज्ञ है महान जो है वो भास्कराचार्य। इसके अलावा बुद्धयान। तो बुद्धयान का क्या था? तो रत्न विज्ञान से संबंधित नहीं है, ये बोला गया है। चलिए अब अंतिम रूप से ना थोड़ा सा नोट करके दिया है, उसको पढ़ लीजिए। नोट करके दिया है वो, वर्तमान में वैदिक विज्ञान का गणित विषय प्रशंसनीय है और पुनर्जीवित किया गया है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है इसके बारे में। उसके अलावा थोड़ा सा एक लाइन का स्थापत्य कला के बारे में दिया है एवं मूर्ति कला के बारे में, तो इसके पढ़ लीजिए। दशावतार मंदिर। क्या? तो दशावतार मंदिर क्या है ये जान लो। दशावतार मंदिर के बारे में जान लो, ये क्या है? देवगढ़ झांसी। क्या? तो देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। मंदिर निर्माण में शिखर का पहला प्रयोग था। तो शिखर का मतलब आप लोगों को पता होगा ना, कि इस प्रकार से जो मंदिर में निर्माण होता था ना, इस प्रकार से है ना, जो मंदिर होता है वो, तो इसको शिखर कहा जाता था, है ना, जो ऊपर है उसको। तो आप लोगों को ना ये जो गुप्तकालीन स्थापत्य कला है इसको आप लोगों को नोट करके रख लेना है कि दशावतार मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो वो गुप्तों के काल में हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और दशावतार मंदिर कहाँ है? तो वो देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इसमें ना सबसे पहला जो शिखर का निर्माण हुआ था, मतलब इस प्रकार की मंदिर बनना शुरू हुआ था, ठीक है। तो पहला प्रयोग हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना उसको बिल्कुल नोट करके रखिएगा, और एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले एक बार बढ़िया सा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में आप लोग नोट करके रखोगे ना तो आप लोगों का बेहतर तरीके से समझ बनेगा। इसके बाद जब मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों का MCQ सीरीज़ दोनों क्लास का करा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िएगा उसको भी। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग बढ़िया सा तैयारी कर पाओ। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं बस समाप्त करते हैं, और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।